हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ऐसे ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 पुराने एडिशन ओल्ड एडिशन के अकॉर्डिंग क्लास 12th का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, इस चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक सिद्धांत। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। जो बच्चे मतलब कि न्यू हैं या लेक्चर फर्स्ट यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखे हैं, वो बच्चे जाकर पहले लाइव क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो को देख ले। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, उसके बाद लेक्चर 4 को जब समझिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को या टॉपिक्स को, जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। एक्चुअली मैं आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ रिवीजन के तौर पे कि डीएनए जो होते हैं इसकी लंबाई क्या होती है? ह्यूमन बींग्स में 2.2 मीटर होता है। इससे पहले हम प्रूफ किया है, एनसीईआरटी लिख दी है कि 2.2 मीटर लंबा एक डीएनए का स्ट्रक्चर या धागा जो होता है हमारे बॉडी के एक सेल के अंदर है। लेकिन हम इसको प्रूफ किए थे चारगाफ के रूल्स के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग प्रमाणित किए थे, है ना, न्यूमेरिकल बेस पे, चैप्टर पार्ट 3 में। देखिए इधर, अच्छा, ये जो डीएनए होता है 2.2 मीटर मतलब कि एक हाथ, दो हाथ मतलब कि लगभग इतना बड़ा बड़ा, वो 1 मीटर होता है। तो आज सॉरी 1 मीटर एक हाथ का होता है, तो दूसरा मीटर 2 हाथ का। तो इतना लंबा डीएनए, एक सेल जो हम देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से, नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए कैसे आया भाई? उसी को पढ़ना है। पैकेजिंग, कुंडलन, डीएनए का कुंडलन हुआ कैसे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग हम लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले समझिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं? वैसी सेल या वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। जो सेल पूर्ण रूप से विकसित ना हो, वेल डेवलप ना हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक। जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, अब हम ह्यूमन बींग्स है लेकिन मेरे पैर ना होते, हाथ ना होते, आप हमको इंसान कहिएगा, हम पैर से चलते नहीं, हम रेंगते, ठीक है, सीने की मदद से हम रेंगते, आप हमको इंसान थोड़ी कहिएगा, रेंग कर चलने वाले जीवों में आप हमको गिनती गिनिएगा। उसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये वेल डेवलप होता है। इंसान तो है लेकिन इसके पास ये अपाहिज, एक तरह से आप कह सकते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसके अंदर सेल के अंदर पाए जाने वाले जो अंग होंगे, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं होता, इसीलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, और इससे बने हुए जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं। हम लोग हैं यूकैरियोटिक सेल से बने हुए, इसीलिए हम यूकैरियोट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स। तो हमें पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसके डीएनए का कुंडलन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर देखिए मैं बात करूं कि इसके अंदर सेल ही नहीं होता, तो जब सेल नहीं होता है तो इसका कुंडलन कहां पे करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां करना पड़ेगा बाबू? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो डीएनए का कुंडलन कहां होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डीएनए जो होता है, डीएनए, ये होता है एसिडिक फॉर्म में। किस फॉर्म में? एसिडिक। डीएनए एसिडिक होता है। ठीक है, अच्छा, तो जब ये एसिडिक है डीएनए, तो इसके साथ साथ हमें क्या मिलाना पड़ेगा जी? बेस मिलाना पड़ेगा, बेस। तब ना ये न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट बनेगा या न्यूट्रलाइज होगा, और न्यूट्रलाइज होकर ये क्या करेगा? अपनी मतलब की स्ट्रक्चर को छोटा करेगा। तो जब डीएनए के साथ, डीएनए को मतलब कुंडलन करना हो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में, तो डीएनए के साथ मिला देते हैं पॉलीएमीन को। और ये जो पॉलीएमीन होता है ना, ये पॉलीएमीन है एक तरह का बेस, और ये जाकर पैकेजिंग हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? जेनोस्पोर कहेंगे। क्या कहेंगे? जेनोस्पोर। जेनोस्पोर, ठीक है। और ये जेनोस्पोर कहां पर कुंडलित हुआ? तो न्यूक्लियोइड में, न्यूक्लियोइड में होता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या होता है? अब इधर स्ट्रक्चर देखिए, ये कोई अपना प्रोकैरियोटिक सेल में बना रहा हूं, ठीक है, इसके अंदर सभी ऑर्गेन्स है, साइटोप्लाज्म भी है, टोटल ऑर्गेन है, लेकिन इसके अंदर सेल ही नहीं, न्यूक्लियस ही वेल डेवलप नहीं है। इसके जो बीच की जो भाग है ना, कहीं पे एक भाग ऐसे ऐसे संरचना में बिल्कुल कुंडलित होगा, और इसी कुंडलित वाले स्ट्रक्चर का नाम होगा न्यूक्लियोइड। क्या नाम होगा? न्यूक्लियोइड। और यही न्यूक्लियोइड के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बना, इसी का नाम होता है जेनोस्पोर।
जेनोस्पोर, ठीक है। और ये क्या है, मुख्य रूप से अगर इसको खोले तो डीएनए है, इसके साथ पॉलीएमिन मिला हुआ है। ये पैकेजिंग है किसके, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है यूकैरियोटिक सेल में। वीडियो लंबा नहीं बनेगा हमारा, ये बहुत छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे पैकेजिंग के बारे में सिर्फ। इसके बाद की जो हमारी जो सेशन चलेगी बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बारे में हम लोग लाइव सेशन में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब आता है यूकैरियोटिक, किसके बारे में, यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं वेल डेवलप, जिसमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल द्वारा बने हुए, हम लोग वेल डेवलप होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है ना, ये डीएनए मौजूद होता है, और ये भी डीएनए क्या होता है, एसिडिक फॉर्म में होता है। अच्छा, प्लस में ये नेगेटिव होता है। तो हमें शांत करना है, हमें इसे क्या करना है, शांत। तो जिस तरह हम लोग उसमें डीएनए के साथ पॉलीएमिन मिलाए थे, उसी तरह इसमें डीएनए के साथ भी कुछ हमें मिलाना पड़ेगा कि नहीं मिलाना पड़ेगा बाबू। तो डीएनए के साथ इसमें मिलता है हिस्टोन। क्या मिलता है बाबू, हिस्टोन। अच्छा, एसिडिक है तो इसके साथ साथ मिलाना पड़ेगा नेचर बेस वाला, तो हिस्टोन बेस फॉर्म में होता है। जब नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब जाकर वो सेल का जो ये डीएनए होगा वो जाकर पैकिंग होगा, पैकेज में बनेगा, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक हो पाएगा, ठीक है। ध्यान दे, जब डीएनए के साथ हिस्टोन को मिला देते हैं, ऊपर लिखा हुआ है उसी को हम समझा देते हैं, ज्यादा जगह नहीं लेंगे। डीएनए के साथ जब हिस्टोन को मिला देते हैं तो इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम क्या कहते हैं बाबू इसको, न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम क्या है जी, तो डीएनए के साथ जब हिस्टोन को मिलाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बना है ना, उसी का नाम हो जाता है न्यूक्लियोसोम। इससे पहले वाले में क्या था, डीएनए के साथ पॉलीएमिन मिलाए थे, जीनोस्पोर बना था, जेनोस्पोर, जो न्यूक्लियोइड में पाया जाता था। लेकिन जब डीएनए के साथ हिस्टोन मिलाएंगे तो न्यूक्लियोसोम बनेगा, और यही न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस के अंदर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मैं कह दूं कि डीएनए के साथ हिस्टोन मिला है, एक्चुअली में हमें सर पता ही नहीं है कि ये हिस्टोन है क्या। एक्चुअली में हमें ये पता नहीं है कि ये हिस्टोन है क्या, किस प्राणी का नाम है ये हिस्टोन। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा, तब जाकर पैकेजिंग समझ में आएगी। तो चलिए हम समझते हैं बिना देरी किए किसके बारे में, हिस्टोन के बारे में। चलिए समझा जाए। हिस्टोन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये क्या है जी, प्रोटीन। हम इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, जो डीएनए के पैकेज में अपना बहुत बड़ा रोल दर्शाता है। इसका नेचर बेस होगा, ये तो आपको पता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में होगा। अभी ऊपर लिख दिए हैं इतनी सारी बातों को। अब देखिए, ये जो हिस्टोन होता है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन। फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं एच फर्स्ट। क्या कहते हैं इसको, एच फर्स्ट, 1 नंबर। हम इसे दूसरे नाम से कहते हैं लिंकर प्रोटीन। इसका नाम हो गया लिंकर प्रोटीन। दूसरा जो फॉर्म होता है इसका नाम है H2। एक्चुअली में H2 2 तरह के होते हैं, एक होता है H2A, एक होता है H2B, ठीक है। थर्ड वाला जो होता है ये होता है H3। फोर्थ वाला जो होता है ये हो गया हिस्टोन 4। 4 प्रकार के हिस्टोन है, और ये चारों प्रकार के हिस्टोन मदद करते हैं डीएनए के कुंडलन में, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ध्यान दीजिए, ये तो हो गया लिंकर प्रोटीन, लिंक करता है। वो कैसे काम करेगा वो समझाएंगे अभी। हिस्टोन प्रोटीन का ये जो H2A है, इसके 2 यूनिट, इसके कितने यूनिट बाबू, 2 यूनिट। H2B का जो है ना, इसके 2 यूनिट, इसके 2 यूनिट। H3 का जो है इसके 2 यूनिट, उसके साथ साथ H4 जो है इसके 2 यूनिट। ये सब के सब यूनिट आपस में मिले तो ये कितनी यूनिट हुआ जी, 8 यूनिट। और 8 यूनिट वाला एक गोला बनता है प्रोटीन का, उसी प्रोटीन को हम, इसमें कितने यूनिट है, 8 यूनिट। तो हिस्टोन के कौन कौन से यूनिट है, H2A, H2B, H3, H4, और टोटल यूनिट कितना हुआ, 8। 8 यूनिट से मिलकर प्रोटीन का एक टुकड़ा बना, एक गोला बना, जिस गोला को हम कहेंगे कौन सा, हिस्टोन। क्या कहेंगे,
हिस्टोन, कोई दिक्कत? अब देखिए ये होता है ऑक्टेट फॉर्म में, 8 है इसीलिए अष्टक कहते हैं। हिस्टोन का ये क्या है? हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन का अष्टक है, ठीक है। इसे ऑक्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, ऑक्टेंट, ठीक है। ऑक्टेंट फॉर्म में है ये, 8 के फॉर्म में। अब ये 8 यूनिट का एक गोला बना जो हिस्टोन का एक प्रोटीन है। हिस्टोन का क्या है? एक प्रोटीन। कहिएगा सर ये H1 लिंकर प्रोटीन का तो यूज ही नहीं हुआ, वो आगे होगा। ये H2 H3 H4 ये तीनों के मतलब कि यूनिट आपस में मिलकर 8 यूनिट बना, जिसके चलते एक हिस्टोन प्रोटीन बना जो अष्टक के फॉर्म में होता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये हिस्टोन पाया कहां जाता है बाबू? तो सेल के ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये हिस्टोन होते हैं, ठीक है। यहीं पर पैकेजिंग होगा साइटोप्लाज्म में। पैकेजिंग होने के बाद वो डीएनए में चला जाएगा। आप कह सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है कब? आप सोचिए ना, वह अवस्था सेल डिवीजन की वह स्टेज जिस स्टेज में सेल के न्यूक्लियस ही ना हो, सेल के न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही ना हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो वो साइटोप्लाज्म में ही ना अपना करेगा जी प्रोसेस। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कोई दिक्कत? इतनी बातें में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अभी हम आपको पैकेजिंग करना सिखाने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया। मैं इधर बना रहा हूं, ये इधर दिख रहा है सबको? देखो इधर एक इधर अट जाएगा, मैं समझाता हूं। ये कोई हम अष्टक बनाए ऑक्टेंट फॉर्म में, ये है हिस्टोन, ये है क्या चीज? हिस्टोन, ठीक है। देखिए 2.2 मीटर लंबा हिस्टोन, मतलब कि डीएनए को, एक ऐसा हिस्टोन नहीं, ऐसे बहुत सारे हिस्टोन आते हैं। इधर से कोई डीएनए आया ऐसे, ठीक है। इधर समझो बाबू सब कोई, इधर से कोई डीएनए आया ऐसे, इस तरह से। देखो ध्यान दो, ये एक हिस्टोन था अष्टक के फॉर्म में, इसके ऊपर कोई डीएनए आया, और ये डीएनए जो है इसे हिस्टोन के ऊपर ऐसे गोल शेप में होता है, या आप कह सकते हैं ये टर्न कर दिया। कितने हुआ? ये टर्न किया है, इस हिस्टोन के ऊपर डीएनए टर्न होता है। ये टर्न कितनी बार होता है? तो समझिए 1.75, यानी 2 बार से कम टर्न होता है। तो देखो एक बार इधर से टर्न हुआ, दूसरी बार इधर से होने गया तो ये नीचे की तरफ से बाहर निकल गया। अब इधर ध्यान दो, ये H1 जो लिंकर प्रोटीन था ना, ये क्लिप की तरह काम करता है। कौन से काम करता है जी? बाइंडर क्लिप, इसे हम बाइंडर क्लिप भी कहते हैं। यहां से H1 हिस्टोन बाइंडर क्लिप, ये है अपना H1 प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये बाइंडर का काम किया। आप सोचिए ना, इसके ऊपर डीएनए आकर कुंडलित हुआ, गोल है, तो ये मतलब कि अलग ना हो जाए, ये इधर से सड़क के नीचे ना चला है, इसको बाइंड करके पकड़ के रखने के लिए एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है H1। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए इतना H1 प्रोटीन काहे यूज हुआ। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें सवाल समझने वाली बात क्या है कि जब बहुत सारे हिस्टोन ऐसे आपस में मिलते जाते हैं, तो इनकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है ना, वो हो जाती है जैसे आप देखें सोनार के पास जब कभी जाइएगा ना ज्वेलरी शॉप पे, तो मोती का दाना देखिएगा कैसे धागा में रहता है, उसी तरह ये एक धागा है, धागे में लगता है कि मोती पिरोया हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि जब पैकेजिंग ऑफ डीएनए होता है यूकैरियोटिक में, तो हिस्टोन और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोतियों के मतलब कि धागे में मोती पिरोई हुई स्ट्रक्चर की ये
दिखाई देती है। अब इसके ऊपर पूछे जाने वाले सवाल कि जीनोम क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है, इन सभी सवालों के जवाब अभी आपको मिल जाएंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब आपका ये पैकेजिंग हो गया बाबू, ठीक है, अभी पैकेजिंग की शुरुआत हो गई है। अब इधर ध्यान दो, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। इधर 1.75 टर्न करता है ये, इसका टर्निंग कितना होता है 1.75। इधर ध्यान दो, इस तरह का स्ट्रक्चर संगठित होता चला जाएगा, गोल 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 गोल, ये सारा हिस्टोन है, इसके ऊपर ऐसे डीएनए है सबके ऊपर, ठीक है। अब ये कंडेंसेस होने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी ना, वो सब के सब ऐसे कुंडलित हो जाएंगे, और इसी कुंडलित संरचना का नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। तो आप बताओ, जीन बड़ा या क्रोमोसोम बड़ा? देखिए, ये जो अगर मैं इसको खोलूंगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे प्राप्त होगी, और यही स्ट्रक्चर इस हिस्टोन के ऊपर मतलब कि चढ़ा हुआ है, और इसका एक जो टुकड़ा होता है, इस एक टुकड़े को पढ़ेंगे तो इसका नाम होता है जीन। तो जीन जब आपस में मतलब जीन जब आपस में कंबाइंड होगा तो पूरी जो स्ट्रक्चर बनेगी, ये पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी डीएनए, पूरी स्ट्रक्चर हो जाएगी डीएनए। और डीएनए मतलब कि पूरे हिस्टोन के ऊपर जब आकर अरेंज होगा, कंडेंसेशन होगा, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम हो जाएगा क्रोमोसोम। क्या नाम हो जाएगा बाबू? क्रोमोसोम। ये 23 पेयर के रूप में होता है, यानी कि यही हिस्टोन अपने ऊपर ऐसे पूरे मतलब कि क्रोमोसोम को मतलब कि बाइंड करते करते जोड़ते 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 23 जोड़े में ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी का नाम हो जाता है क्रोमोसोम। और ये पूरे के पूरे 23 जोड़े 23 pairs of chromosomes are known as genome। जीनोम कहता हूं उसको। तो आप बताइए, जीन बड़ा कि डीएनए बड़ा? तो डीएनए बड़ा कि क्रोमोसोम बड़ा? तो क्रोमोसोम बड़ा कि जीनोम बड़ा? तो जीनोम। बताइए, एक सेल के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो जीनोम हुआ, और ये जो जीनोम होते हैं इसी का एक रूप होता है, मतलब 23 जीनोम जो होता है ना, ये पूरे 23 जोड़े क्रोमोसोम मिलकर धागे की तरह, मतलब बिल्कुल उसी में, जैसे देखो ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर में होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे फॉर्म में होगा। तो ये हो गया आपका जीनोम, ये हो गया स्ट्रक्चर कैसा? जीनोम का। और ये जीनोम जब छूटता है मतलब कि कंडेंसेस होता है तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर लेता है। क्रोमोसोम जब कंडेंसेस होगा मतलब खुलेगा, डीएनए का रूप लेगा। डीएनए जब खुलेगा तो जीन का रूप लेगा, और उस जीन के अंदर प्यूरिन, पायरिमिडीन, ठीक है, नाइट्रोजन बेस यानी कि फॉस्फेट, ये सब के सब आपस में मिलकर, सुगर मिलकर एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाया जो पूरा आपके पदार्थों को, गुणों को, माता पिता के गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जा रहा है। उस समय खोजा गया इन सभी, मतलब कि मेंडल जी उस समय इसे जीन को नाम दे दिया था फैक्टर के रूप में। कोई है जो गुणों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, लेकिन वो ना बता पाए थे कि यही जीन है। कोई दिक्कत? तो ये था आपका पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसके बारे में कोई मतलब कि अगर मैं बात कर दूं कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए में एक टर्म होता है तो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं, ये भी अगर कभी कभी सवाल पूछते तो याद रखिएगा 200। कितना? 200 न्यूक्लियोटाइड। एक बार ये जब टर्न होता है ना तो न्यूक्लियोटाइड इतने खत्म हो गए। न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड एक टन यानी 1.7 टन यानी एक स्टोन पर 200 न्यूक्लियोटाइड खत्म हो रहा है। उस तरह स्टोन मिलते 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 इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगी, और लास्ट में जाकर जीनोम बनेगा और आपके सेल के न्यूक्लियस में फिक्स हो जाएगा, और इसी को कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। आज का सेशन यही रहेगा।